अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की डेमो क्लास है सोशियोलॉजी पार्ट वन, इमरानिया जिसको उर्दू में कहते हैं। उसकी ये क्लास डेमो क्लास में दे रही हूँ। काफ़ी स्टूडेंट को सोशियोलॉजी में बड़ी मुश्किल होती है, समझ नहीं आता कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या। पढ़ते हैं तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो एक बात तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले तो ये आपको ये वाली बुक लेनी है, सैयद मेहदी, प्रोफेसर सैयद मेहदी हसन की। इस बुक में बहुत डिटेल में हर चीज़ वाज़े की हुई है और ये इसका सिलेबस है जो कराची यूनिवर्सिटी का है। इसमें आप सारे चैप्टर सारे टॉपिक्स देख सकते हैं जिसमें से सवाल बन के आता है। ठीक है, ये आप बाद में फुर्सत से देखिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि सोशियोलॉजी जो है वो क्या है, आखिर है क्या, व्हाट इज सोशियोलॉजी। तो जो सोशियोलॉजी है ना वो इट्स साइंस। ठीक है, जिस तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो ये सब एक साइंस है ना, इसी तरह सोशियोलॉजी भी साइंस है। लेकिन साइंस किसकी? सोसाइटी की साइंस है। जिस माशरे में हम रहते हैं ना, इसकी साइंस है, यानी इसको समझने की साइंस है। जिस तरह बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, बायोलॉजी क्या है? हमारा जिस्म है। हमारा जिस्म या किसी जानवर का या किसी प्लांट का, तो जो भी जानदार चीज होती है उसके जिस्म को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, इसलिए वो साइंस है। इसी तरह जोलॉजी है, इसी तरह बॉटनी है। इस तरह की सब चीजें अलग अलग चीजें हैं जो किसी एक मखसूस चीज पे स्टडी करने का नाम है। सोशियोलॉजी सोसाइटी को स्टडी करने का नाम है। जिस जगह जिस माशरे में हम रहते हैं, जाहिर है हम अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, पुराने सदियों ज़माने पहले जब लोग जंगलों में, गारों में अकेले रहते थे, वो तब भी अकेले नहीं रहते थे, उनकी फैमिली होती थी उनके पास। जाहिर है अकेला बंदा नहीं होता था, बीवी बच्चे खानदान वाले, वो एक एक किसी मखसूस जगह पे, किसी जंगल में या किसी गार में रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके रिश्तेदार बढ़ते गए, फिर वो पूरा कबीला बनता गया, फिर कबीले से फिर वो एक जगह रहने लगे तो वो देहात बन गया, देहात से फिर वो शहरों में बदल गया। तो इस तरह से पूरी सोसाइटी बन गई। ठीक है ना, तो वही आपको इस पूरे चैप्टर में बताया जा रहा है कि एक्चुअली सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी का इल्म है। और हम सोसाइटी की एक एक चीज को बारी बारी, एक एक चीज को हम हर तरह से पढ़ेंगे, हर एंगल से पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हर तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये साइंस है तो इसको एज एन साइंस की तरह ही पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस में आपने पढ़ा ही होगा, साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स में कुछ खास लैंग्वेज होती है, उनकी कुछ खास लफ्ज यूज किए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस में आपने जब बचपन में शुरू में कंप्यूटर पढ़ा था, बिट्स, बाइट्स, गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना। अब आप कंप्यूटर अपने मोबाइल में हाथों में यूज कर रहे हैं, आपको पता है कितने बाइट्स के अभी आप नेट यूज कर रहे हैं, कितने मेगाबाइट्स आप अभी नेट की स्पीड पे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी आप। जो भी आपके हाथ में मोबाइल पे स्क्रीन है या लैपटॉप में देख रहे हैं या कंप्यूटर में देख रहे हैं, इसमें कितने बाइट्स चल रहे हैं, कितना गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट चल रहा है, कुछ समझ आती है? नहीं ना, क्योंकि अब ये हम इसके यूज टू हो चुके हैं, हम इतने स्मूथ हो चुके हैं कि हमें ये चीज़ मुश्किल नहीं लगती। लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं, तो क्योंकि जो भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं हम उसकी गहराई में जाते हैं, तो वो कुछ खास उसके अल्फाज होते हैं जो हमें वही यूज़ करने होते हैं। तो यही बात है कि सोशियोलॉजी जब जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाय ये तो बहुत मुश्किल है, सर के ऊपर से गुजर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उसको समझेंगे ना और अपने आस पास उस चीज़ को महसूस करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने इर्द गिर्द अपने इन्वायरमेंट में, उसके एग्जाम्पल्स देखना शुरू करेंगे, नोटिस करना शुरू करेंगे, तो आपको बात समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, अब जो लोग भी इंग्लिश में ले रहे हैं, उर्दू में ले रहे हैं, वॉट एवर, वो आपकी मर्जी है, आपको जिसमें सूटेबल लगता है। लेकिन ये बुक है, इसके इंडेक्स में इंग्लिश उर्दू दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बारी बारी इसके चैप्टर्स बताती हूँ। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है तो इसलिए इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, और इसी तरह पेपर की तैयारी में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। इसके टोटल 30 सब्जेक्ट्स हैं उर्दू में। ठीक है, इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स को मर्ज करके एक ही चैप्टर में डाल दिया है, तो इंग्लिश के तकरीबन 20 के करीब चैप्टर्स पढ़ जाते हैं। लेकिन वो क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स या तो कम कर दिए हैं या उसमें मर्ज कर दिए हैं, तो ये है। लेकिन अगर आप उर्दू में लेंगे तो ये वाली बुक बहुत अच्छी है, इसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है। और जो लोग इंग्लिश में भी लेना चाहते हैं, वो निगत अल्ताफ की बुक मिल जाती है, वो गाइड बुक है। एक्चुअल ऐसी चैप्टर वाली टॉपिक्स वाली बुक नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर बुक से पढ़ने का आपको शौक है तो मैं तो कहूँगी इंग्लिश वाले भी, ये उर्दू वाली भाई साहब की, सैयद क्या नाम है, मेहदी हसन की बुक ले लें।
इसमें इतनी अच्छी तरीके से उर्दू में समझाया हुआ है, क्योंकि आपको इंग्लिश टू उर्दू ही समझना है ना। तो मैं भी आपको इसी बुक की पीडीएफ सेंड करूंगी, तो वो आपको पढ़नी होगी ताकि आपको बात समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है। तो अगर आप इंग्लिश में भी ले रहे हैं तो भले अपनी गाइड बुक से क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं, या गाइड बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट अगर ये वाली जो मैं पीडीएफ सेंड करूंगी इससे पढ़ेंगे एक दफ़ा, तो आपको इंग्लिश की बुक में जो लिखा हुआ है वो समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट वो पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक वाला, माना वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा ना और कह लो सर के ऊपर से गुजरेगा। ठीक है, तो ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली चीज़ है। ठीक है, पहला चैप्टर है व्हाट इज सोशियोलॉजी, इमरानियत क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह। फिर रोल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट के इमरानियत के माहिर इमरानियत का क्या रोल होता है सोसाइटी में, वो क्या काम करता है, तो इस तरह के सवाल इसमें हैं। फिर डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी, ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टिक किए हुए जो हर साल पास्ट 10 ईयर्स में जिनके सवाल आते रहते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट सोशियोलॉजी एज अ साइंस, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि सोशियोलॉजी साइंस क्यों है, किस लिए है, वही इस पूरे सेकंड चैप्टर में मौजूद है। इंग्लिश की बुक में 1 और 2 चैप्टर जो है एक ही चैप्टर में मर्ज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कि इस्लामिक सोशियोलॉजी, व्हाट इज इस्लामिक सोशियोलॉजी। अब इस्लामिक सोशियोलॉजी, जाहिर है इस्लाम में भी तो कोई सोसाइटी का कॉन्सेप्ट होगा ना, हर मज़हब में सोसाइटी का कॉन्सेप्ट होता है, हर कल्चर में सोसाइटी होती है, तो जाहिर है हर मज़हब हर कल्चर के हिसाब से कुछ डिफरेंस तो होगा। तो हमें इस्लामिक सोशियोलॉजी समझनी है कि इस्लाम में एक्चुअली माशरे का क्या तासुर है, क्या क्या डेफिनेशन है माशरे की, कौन सी चीज़ को माशरा कहा जाता है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सोशल थिंकर्स, जिन्होंने सोशियोलॉजी समझ लो दरियाफ्त की है, इजाद तो नहीं हुई, दरियाफ्त हुई है। सोशियोलॉजी को किन बड़े बड़े मुफक्किर ने दरियाफ्त किया था, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसमें ऑगस्ट कॉम्टे हैं, इनकी बहुत ही कोई अच्छी खासी कॉन्ट्रीब्यूशन है, खदमात है सोशियोलॉजी के लिए। फिर आ जाते हैं इब्ने खल्दून एज अ पाइनियर ऑफ सोशियोलॉजी। इब्ने खल्दून जो है वो हमारे समझ लो वेस्ट में वेस्ट में जो है अपना ऑगस्ट कॉम्टे हैं पाइनियर ऑफ सोशियोलॉजी, और ईस्ट में जो पाइनियर ऑफ सोशियोलॉजी है वो इब्ने खल्दून है। मतलब दोनों ने इस सब्जेक्ट को मुतारिफ करवाया था। नेक्स्ट आ जाती है हमारे एमिली डर्कम। ठीक है, उनकी भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये 3 मुफक्किर जो सोशल थिंकर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ग्रुप एंड ग्रुप लाइफ, या ग्रुप एंड ग्रुप रिलेशंस, ग्रो और ग्रो ही ताल्लुकात। जाहिर है जो एक फर्द है, वो एक फर्द अकेला तो इस दुनिया में आता है, अकेला ही जाता है, लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए उसको लोगों की ज़रूरत होती है। इस दुनिया में जब वो टपकता है तो उसके माँ बाप उसको लाने वाले होते हैं, जब इस दुनिया से जाता है तो 4 लोग उसको अपने कंधे पे लेके जाते हैं। ठीक है ना, अगर वो 2 माँ बाप या वो 4 लोग ना हो तो एक बंदा ना इस दुनिया में टपक सकता है, ना इस दुनिया से जा सकता है। तो इसलिए हमें ग्रुप लाइफ की बहुत ज़रूरत है, हम अकेले इस दुनिया में रह नहीं सकते। बस आते जाते ज़रूर अकेले हैं, लेकिन रहने के लिए हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो अपने ख़ानदान की, पहले फैमिली, मदर फादर, बहन भाई, फिर अजीज़ व अकारिब, दोस्त रिश्तेदार, फिर आगे चल के कॉलेज लाइफ में या जॉब प्रैक्टिकल लाइफ में आपके कुलीग्स होते हैं, आपके आस पड़ोस वाले होते हैं, आपके जान पहचान वाले होते हैं। इस तरह से ग्रुप बनता जाता है। ठीक है ना, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। प्राइमरी ग्रुप हो गया, सेकेंडरी ग्रुप हो गया, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। एक एक करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी आपको सिर्फ सरसरी सा बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए एक्चुअली ये है क्या। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कल्चर का। कल्चर मतलब सकाफत। जिस जगह, जिस लैंड, जिस जोग्राफियाई हिस्से में हम रहते हैं ना, वहाँ के जो तौर तरीके, उठना बैठना, रहन सहन, बोलना चालना, ये सब कहलाता है सकाफत। हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ का कल्चर अलग है। माना हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर हम तुर्की में जाएंगे और तुर्की के मुसलमानों से बात करेंगे तो उनका कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, ये तो आप सब मानते हैं। माना हम मुसलमान हैं, अल्लाह को मानते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, वही एक कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उनका कल्चर हमारे कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है ना, तो
ये होता है कल्चर कि जहाँ आप जिस जगह रहते हैं उस जगह की जो चीज़ें होती हैं, जो सकाफत रस्म और रिवाज होता है, उसको कहते हैं कल्चर। तो कल्चर के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। कल्चर क्या है, डेफिनेशन ऑफ कल्चर, उसके क्या वो हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, कल्चर विद सोसाइटी क्या है, कल्चर विद लैंग्वेज क्या है, कल्चर विद रिलीजन क्या है, कल्चर विद पर्सनैलिटी क्या है। सॉरी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी इंग्लिश में पढ़ी थी। उर्दू में मुझे सोशियोलॉजी थोड़ी कम समझ में आती है, मुझे इंग्लिश ज़्यादा आसान लगती है, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। बट आप सामने देख सकते हैं, आपको उर्दू में भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। मेरी इंग्लिश से ज़रा आप परेशान ना होइएगा, मैं पढ़ाऊँगी तो आपको उर्दू में ही पढ़ाऊँगी, लेकिन ये है कि मुझे इंग्लिश ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है। अच्छा, कल्चर के बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन, समाजी इदारे। अब सोसाइटी तो बन गई, फर्द से ग्रुप्स भी बन गए, लेकिन ये फर्द ग्रुप इन सब को लेकर कौन चलेगा, इनको संभालेगा कौन, इनको एक सीधी राह पे कौन लेके जाएगा। मतलब अगर ये इधर उधर बिगड़ गए, कुछ हो गया, तो उनको ट्रैक पे कौन लेके आएगा। तो इसके लिए कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस होना लाजमी है, ठीक है। समाजी इदारे होंगे तो वो इन सब फर्द को, ग्रुप्स को और सब चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे ना। तो ये है सोशल इंस्टीट्यूशन का चैप्टर। समाजी इदारे कौन कौन से होते हैं, 4 किस्म के समाजी इदारे होते हैं आपका, वो हम इसमें पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब ये नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, ये सबसे पहला इंस्टीट्यूशन हमारी फैमिली, खानदान का इदारा। जब हम पैदा होते हैं तो ज़ाहिर है एक फैमिली में पैदा होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ अकारब, वो सब हमारी फैमिली होती हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो हमें हमारी हमारी नशो नुमा करने में, हमें डेवलप करने में, हमें बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो है, ये हमारा दूसरा इदारा है। हमें ढालने में, हमें सांचे में एक सही आदमी बनाने में, एक अच्छा बंदा बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक सिचुएशन इंस्टीट्यूशन, माशी इदारे वो होते हैं जिनसे हमें ज़ाहिर है माश मिलती है, रिस्क मिलता है, जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं, जहाँ से हम अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक सरमाया हासिल करते हैं, ठीक है। चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर ज़राअत हो, चाहे वो हमारी क्या कह सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी इदारे आते हैं, वो सब इसका हिस्सा हैं। इकोनॉमिकल जो आपकी इंस्टीट्यूशन है उसमें सब आ जाते हैं, बैंक्स भी आ जाते हैं, इदारे भी आ जाते हैं, ऑफिस भी आ जाते हैं, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट भी आ जाता है, इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, तो हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या है। फिर आ जाएगा सियासी इदारे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ज़ाहिर है आपने देखा है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह से इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये भी इन ग्रुप्स को, इन फर्द को, इन अफराद को एक जगह पे जोड़ने में काम करती हैं। अब वो चाहे पॉजिटिव करती हैं या नेगेटिव किरदार अदा करती हैं, ये तो फैसला आप खुद करें, लेकिन वो भी एक तरह से सोसाइटी का हिस्सा है, सोसाइटी का एक इदारा है, एक पिलर है, ठीक है। जिस तरह बाकी सारे इंस्टीट्यूट है, वैसे ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट भी है। फिर आ जाता है रिलीजन इंस्टीट्यूट, जिसमें आपके मसाजिद आ जाते हैं, मदारस आ जाते हैं, मुख्तलिफ NGOs आ जाती हैं जो रिलीजियस मजहबी खिदमत अंजाम दे रही होती हैं, मदद भी कर रही होती हैं, कुछ बनवा भी रही होती हैं, स्कूल मदरसे ये वो सब भी बनवा रहे होते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं इंस्टीट्यूट्स, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट कहलाते हैं। फिर आ जाएगा आपका चैप्टर कम्युनिटी, तबका। तबका क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया, आप जब एक जगह पे रहते हैं और फिर आप अपने ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स से फिर वो कबीले बनते हैं, तो कबीलों से ही कम्युनिटी बनती है, ठीक है। तो जब आपकी फैमिली, आपके चचा की फैमिली, आपके मामू की फैमिली, आपके दूर के कज़न की फैमिली, आपके उसकी फैमिली, इसकी फैमिली, जब सब एक जगह पे मिल जाते हैं तो वो एक कम्युनिटी बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मेमन कम्युनिटी हो गई, पठान कम्युनिटी हो गई, और पता नहीं कौन कौन से नाम होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये एक तरह से कम्युनिटी मतलब तबका, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है किंगशिप सिस्टम, रिश्तेदारी का निज़ाम। ये तो हम सबसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता कि रिश्तेदारी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगियों में। खैर, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, फ़र्द वाहिद और मुआशरा,
कि इंडिविजुअल और सोसाइटी का क्या आपस में कनेक्शन है, क्या किरदार है, किस तरह से एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, क्या डिफरेंस है सोसाइटी और कम्युनिटी में, इस तरह के सवाल आएंगे। फिर आ जाता है सोशलाइजेशन यानी समाजी तरबियत के इदारे। अच्छा, अब सोशलाइजेशन का मतलब समाजी तरबियत वो वाली तरबियत नहीं जो हम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में सीख रहे होते हैं या अपने घर में फैमिली में सीख रहे होते हैं, वो भी तरबियत है, लेकिन मज़ीद हम जब सोसाइटी में रहने चलने फिरने लगते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो वहीं बहुत सारी चीज़ों में हमारी तरबियत, हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है। ठीक है, बचपन में घर में जो ट्रेनिंग हुई, स्कूल लाइफ में या कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में जो वहाँ ट्रेनिंग हुई, उससे बिल्कुल हट के होती है जब हम सोसाइटी में एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उनकी एजेंसी सोशलॉजी सॉरी सोशलाइजेशन की एजेंसीज यानी समाजी तरबियत के जो इदारे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके ज़राए कौन से सोर्सेज होते हैं वो पढ़ेंगे, और किस तरह से वो अफेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे, इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका शख्सियत, पर्सनैलिटी। ज़ाहिर है इंसान है, फ़र्द है, एक बंदा जब इस दुनिया में आता है तो वो अपनी पर्सनैलिटी लेके आता है। ठीक है, और वही चीज़ पूरी सोसाइटी उसको उसकी पर्सनैलिटी को ही ढालने की कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह ये हमारे जैसा बन जाए। ठीक है, चाहे वो आपके फैमिली के लोग हों, चाहे वो आपके एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे वो आपके ऑफिस कोलीग्स हों, सब चाहते हैं कि ये बंदा हम जैसा हो जाए। लेकिन हर इंसान अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के साथ पैदा होता है और वैसे ही मर जाता है। अल्लाह ने सबको एक इंडिविजुअलिटी दी हुई है, एक इनफरादियत दी हुई है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है और ये किस तरह से इंसान को असरअंदाज करती है। फिर आ जाता है कलेक्टिव बिहेवियर, इज्तमाही किरदार। हमारे आसपास के जो भी लोग होते हैं वो हम पे किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, ये आ जाता है इसमें। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, कलेक्टिव बिहेवियर क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हुजूम, ये भी इसी का हिस्सा है लेकिन इसमें अलग चैप्टर दिया हुआ है, इंग्लिश में ये सब एक ही चैप्टर है। हुजूम, क्राउड, ज़ाहिर है किसी जगह बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो उसको हुजूम कहेंगे, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या खसूसियात होती हैं। फिर आ जाएगा पब्लिक, अवाम, शाम बहुत सारे अवाम होंगी तो वो क्या, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, उसकी क्या वो होती है, खसूसियात क्या होती हैं। फिर आ जाएगा पब्लिक ओपिनियन, राय आमा। ज़ाहिर है पब्लिक ओपिनियन भी एक चीज़ होती है, सोसाइटी का हिस्सा है, जहाँ सब लोग एक जगह पे एक बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं, फिर सबको उन्हीं की माननी पड़ती है, भले उसमें से कोई 2-4 लोग उससे मुत्तफिक ना भी हो, तो जब मेजॉरिटी मुत्तफिक है तो फिर उसी को पब्लिक ओपिनियन माना जाता है। जो कि हमारे वोट्स में, इलेक्शन में आपने बहुत देखा होगा, हम किसी और को वोट देना चाहते हैं, दे के भी आते हैं, लेकिन क्योंकि कोई और बंदा जो है बहुत ज़्यादा वोट से जीत चुका होता है तो मजबूरन वो हमारे सरों पे बैठ जाता है। ठीक है, ये होता है पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट आ जाता है आपका मास कम्युनिकेशन, इब्लाग आमा, जैसे कि न्यूज़, आपका चैनल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, आपके मुख्तलिफ, अब तो इंटरनेट पे ये सारे सोशल मीडियाज भी मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है। ज़ाहिर है ये भी सोसाइटी का एक हिस्सा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वॉट एवर जितने भी हैं, ये हमारी सोसाइटी पे किस तरह अफेक्ट करते हैं, ये एक चैप्टर है। फिर आ जाता है प्रोपेगेंडा, व्हाट इज प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज फैला दी जाती है जो कि सच नहीं होती, लेकिन उसको इतनी सच्चाई के साथ उसको फैलाया जाता है, वायरल किया जाता है कि हमें पता भी होगा कि ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम 80-90% श्योर होंगे कि अच्छा हाँ शायद हुआ होगा, तो उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। ठीक है, मैंने आसान करके बता दिया, आगे जब पढ़ेंगे तो तब आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है समाजी तगय्युर, सोशल चेंजेस। अब सोशल चेंजेस हर सोसाइटी का हिस्सा है। ज़ाहिर है आज से कोई 1400 साल पहले जो सोसाइटी थी वो आज नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सोसाइटी थी वो आज नहीं है, आज उसमें काफ़ी तगय्युर, काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। इसी तरह उससे पहले कोई 2000-5000 साल पहले जो सोसाइटी थी वो आज नहीं है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के जो बाकियात दरियाफ्त हुए हैं वो कहते हैं 5000 साल पुराने, तो वहाँ देखें कि उनकी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उनके वक्तों में वो क्या चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते थे, किसको अहमियत देते थे। आजकल वो चीज़ नहीं है, हर समझ लें 100 साल में सोसाइटी चेंज होती है। ठीक है, तकरीबन मैंने कम से कम बताया 100 साल में, वरना इससे ज़्यादा भी सोसाइटी चेंज होती है, लेकिन हर सोसाइटी एक जैसी हमेशा नहीं रहती। ठीक है,
तो हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह सोशल चेंज आता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। फिर सोशल स्टेरियोटाइपिफिकेशन, समाजी दर्जाबंदियाँ। अब ये समाजी दर्जाबंदियों को आसान कर दिया, अगर मैं बता दूं, आपने सुना होगा लो लेवल, हाई लेवल, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, ये वाले तो लेवल्स आपने सुने होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये आपको अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे शायद यहाँ नहीं बताए जाएंगे, मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर में है या शायद पार्ट 2 में है। अभी आपको सिर्फ कास्ट, खानदान, जात पात, दर्जा, ठीक है, ये वाली आपको स्टेरिफिकेशन बताई जा रही है, दर्जाबंदी बताई जा रही है। वो मिडिल क्लास लोअर क्लास में ख्याल से आगे होगा या पार्ट 2 में होगा, सॉरी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं दोनों चीज़ों को लेके चल रही होती हूँ तो कभी कभार दोनों में कंफ्यूज हो जाती हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ है और कौन सी चीज़ कहाँ नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप प्रोसेस, ग्रोही अमाल। ग्रुप प्रोसेस क्या होता है, आप एक ग्रुप में आप बैठे हुए हैं, आपके दोस्तों का ग्रुप है, वहाँ पे क्या किस तरह का एक्शन लिया जाता है, उसके जवाब में आप क्या रिएक्शन देते हैं, आपका पर्सनल एक्शन क्या होता है, आपका सोशल एक्शन क्या होता है, आप अकेले होंगे तो किस तरह रिएक्ट करेंगे, आप 4 दोस्तों में बैठे होंगे तो किस तरह रिएक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे ग्रुप प्रोसेस में, ठीक है। जब जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे आपको बात समझ आती जाएगी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रही, बस अभी मैं आपको सरसरी बता रही हूँ कि एक्चुअली आपने पढ़ना क्या है, ताकि आपके दिमाग पहले से प्रिपेयर हो कि आपने सोशियोलॉजी को अपने सर का वो नहीं बनाना, पहाड़ नहीं बनाना, आपने इसको हल्का सा लाइट लेके चलना है, लाइट हल्का फुल्का समझना है। नेक्स्ट है सोशल स्टेटस, सोशल रोल, ठीक है। अब ये सोशल स्टेटस मेरे ख्याल से ये वही है, होना तो चाहिए, समाजी मनसब समाजी कार मनसब। सोशल स्टेटस क्या होता है, सोशल रोल क्या होता है। अब एक बंदा जब एक सोसाइटी में रह रहा होता है, जैसे मैं एक सोसाइटी में रह रही हूँ, मैं तो हूँ एक बंदी, मैं एक बाप की बेटी, एक माँ की बेटी, ठीक है, एक लड़की। लेकिन इस वक्त मेरा सोशल स्टेटस क्या है, आई एम अ टीचर, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इस सोसाइटी में मेरा रोल क्या है कि मैं एक टीचर हूँ और मैं इतने बच्चों को, 8-10 बच्चों को, 100 बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, मैं उनकी एक तरह से एक लीडर हूँ, ठीक है। ये मेरा सोशल रोल है। यहाँ पे मैं अपने बाप के बेटी के नाम से नहीं जानी जाऊंगी, माँ के नाम से नहीं जानी जाऊंगी, यहाँ पे मैं सिर्फ एक टीचर के नाम से जानी जाऊंगी कि ये सोसाइटी में बंदी जो है ये एक टीचर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोशल स्टेटस। अब उसकी डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका रोल, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सोशल कंट्रोल, समाजी जब्त क्या चीज़ होती है, किस तरह से समाज में एक तरह से कंट्रोल पैदा किया जा सकता है। जाहिर है जब इतने सारे अफराद होंगे तो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, अच्छे लोग भी होंगे बुरे लोग भी होंगे, क्राइम भी होगा और अच्छाइयाँ भी होंगी, तो वो सब कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, कुछ कुछ इदारे होते हैं जो उसको लेकर चलते हैं, जो उसको संभालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेविएंट बिहेवियर, इनहिराफी किरदार। अब डेविएंट बिहेवियर क्या होता है, जब हम किसी एक सिम्त में सब जा रहे हैं, समझ लें भेड़ें, बहुत सारी शीप्स हैं जो एक ही रुख में जा रही। अब एक शीप उसमें से उसको कुछ हुआ और उसने अपना रुख बदल दिया और ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गई। अब बाकी की भेड़ें उसको देख के अपना रुख तो नहीं बदलेंगी ना, लेकिन जो वो एक भेड़ बदल के रुख ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी, तो वो जो भेड़ों को लेके जा रहा होगा, जो आपने अक्सर देखा होगा कि एक बंदा उनको भेड़ों को संभाल रहा होता है, उनको लेके चल रहा होता है, तो कोई अगर भेड़ उल्टी भी चल जाती है तो उसको वो मार के सीधा कर देता है कि नहीं तुम सीधे चलो, ठीक है ना। तो इनहराफी किरदार यही होता है, हम में से बहुत से लोग थोड़े से ऐसे ही उल्टे हो जाते हैं किसी भी वजह से हो जाते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके हो जाते हैं, या अपने दिमाग के किसी कैफियत की वजह से हो जाते हैं, या उनके हालात से हो जाते हैं, तो वो डेविएंट बिहेवियर कहलाता है। फिर उनको कैसे सही करना है, उनको सीधी राह पे कैसे लाना है, फिर उनका क्या सारा हिसाब किताब होता है, किस तरह वो सही हो सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है समाजी हरकत पजीरी, सोशल मोबिलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट चैप्टर। सोशल मोबिलिटी होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत पजीरी करते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, या देहात से शहर में आते हैं, शहर से देहात में जाते हैं, या एक शहर एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे शिफ्ट होते हैं, ये कहलाता है मोबिलिटी, ठीक है। अब वो मोबिलिटी चाहे जगहों की मोबिलिटी हो या सोशल स्टेटस की मोबिलिटी हो, लाइक लोअर क्लास से अपर क्लास जा रहे हैं, अपर अपर से उससे भी अपर क्लास जा रहे हैं, या लोअर से लोअर मजीद लोअर आ रहे हैं, या मिडिल क्लास पे आ रहे हैं, ये वाली भी हरकत पजीरी जो होती है ये भी सोशल मोबिलिटी में आती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी। तो ये था आपका पूरा चैप्टर सोशियोलॉजी का, बहुत कुछ है इसमें, लेकिन आप
अगर गौर करें ना तो है बहुत मज़े का। हम अपनी ज़िंदगियों में जहाँ रह रहे होते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता कि हम उसको फ़ील नहीं करते, हम उसको एंजॉय नहीं करते, और हम बस जी रहे होते हैं। तो जब आप उसको पढ़ के समझ के रहेंगे ना, तो आपको यहाँ रहने का मज़ा आएगा। इस माशरे में माना बहुत बुराइयां हैं, लेकिन जब आप उसको समझेंगे ना कि बुराइयां क्यों हैं, उसकी वजूहात क्या है, उसको सही कैसे किया जा सकता है, तो आपको ये जगह थोड़ी सी काबिले रिहाइश लगने लगेगी। ठीक है, तो यही वजह है कि आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। तो चलिए जी, ये एक छोटी सी वीडियो, खैर छोटी सी तो नहीं थी, लेकिन जो भी थी बहुत अच्छी वीडियो थी। आपको समझ में आ गया होगा कि सोशियोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं। तो यही आपको अगले कुछ 3 महीनों में मैंने पढ़ाना है, तो उसका एक सरसरी सा रिकैप था। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और अब जिसको ये सब्जेक्ट लिया हुआ है, जिन्होंने पढ़ना है, वो मुझे ज़रा मैसेज कर दें अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड, एनरोलमेंट कार्ड जो KU से मिला है, और अगर नहीं मिला तो रसीद जो आपने फॉर्म फिल किया था उसकी रसीद के साथ अपना नाम, क्लास लिख के मुझे सेंड कर दें, ताकि मुझे पता हो कि मेरे पास इस सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।